सरिता के ससुर रामप्रसाद का पीतल के बर्तनों का पुश्तैनी काम था। आगे आने वाले बच्चों ने इस काम को देश के साथ साथ विदेश तक भी फैला दिया था। रामप्रसाद के 6 बेटों में से 5 बेटे और बहुएं विदेश में रहते थे, जबकि पत्नी और सबसे छोटा बेटा और बहू यहीं भारत में ही रहते थे। रामप्रसाद के सबसे बड़े बेटे राजवीर की बेटी नैन्सी की शादी पक्की हो गई थी, इसलिए रामप्रसाद ने खुद न जाकर अपनी पत्नी और बेटा बहू को शादी में जाने के लिए कहा। अब वो तीनों विदेश में शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। सावित्री, ये कुछ रुपए और उपहार रख लो मेरी तरफ से। नैन्सी बिटिया को दे देना, बोलना उसके दादू ने दिया है। आप भी चल लेते तो कितना अच्छा होता। हम 15-20 दिन में तो वापस आ ही जाएंगे। अब सफर नहीं होता सावित्री, और वैसे भी यहाँ भी तो किसी एक को रहना जरूरी है। बाबूजी, रात की फ्लाइट है तो हमें 1 घंटे में निकलना होगा। पहुंचने में समय लगेगा। मैंने मुनीम जी को समझा दिया है, वो आप पर काम का प्रेशर ज्यादा नहीं डालेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखना, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे फौरन फोन करना। बाबूजी, मैंने आपकी सारी दवाइयाँ अलग अलग रख दी हैं। आपको दवाइयाँ खाने में दिक्कत नहीं आएगी। जीती रहो बहू। जिसकी इतनी अच्छी बहू हो उसे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। चलो अच्छे से घूम कर आओ विदेश, और अपनी 5 विदेशी जेठानियों से मिलकर कितना आनंद आया सारी बात आकर बताना। मैं तुम सबके लौटने का इंतजार करूंगा। बस जीती रहो बहू। सरिता पहली बार विदेश जा रही थी। इससे पहले वो कभी विदेश नहीं गई थी। सरिता बहुत संस्कारी थी। सबसे इज्जत से बात करना, सबका मान सम्मान करना, यही उसके संस्कार थे। अगली सुबह सरिता अपनी सास और पति सूरज के साथ अमेरिका पहुंचती। बड़ी जेठानी अमृता के घर शादी की धूमधाम देखकर वो बहुत खुश थी। शादी वाले घर को पूरी तरह से सजाया हुआ था। मेहमान आ जा रहे थे। शादी के समय सरिता अपनी जेठानियों से ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। अब उसे उनसे घुल मिल कर बात करने का मौका मिला था, पर सरिता ये बात नहीं जानती थी कि उसकी जेठानियां कई सालों से विदेश में बसी हुई हैं, तो उनमें इस बात का घमंड आ गया है। सरिता, तुम तो पहली बार विदेश आई हो। हमें तो यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए। वैसे तुम यहाँ के हिसाब से ही कपड़े लाई हो ना, क्योंकि यहाँ की शादी बहुत अलग होती है। हम चारों ने तो अपने लिए बहुत ही सुंदर ड्रेसेस तैयार करवाई हैं। पर मैं तो ऐसा कुछ नहीं लाई। अमृता बहू, अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक आ रहा है तो बहू को बाजार ले जाकर कुछ नया दिलवा दो। जैसे तुम पहनोगी वैसे वो भी पहन लेगी। हाँ अमृता, आज सरिता को मार्केट ले जाओ और अपने हिसाब से दिलवा दो जो दिलवाना है। क्यों सूरज? हाँ भाभी, जैसा आप सबको ठीक लगे। अमृता भाभी, चलो बाजार चलते हैं। सरिता को कुछ कपड़े दिलवा देंगे। शाम को नैन्सी के ससुराल वालों ने भी आना है। उनके सामने सरिता भी अच्छी लगनी चाहिए। सरिता अपनी जेठानियों के साथ मार्केट चली जाती है। अब सरिता ने ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं थे। पहली बार उसे इस तरह के कपड़े पहनने पड़ रहे थे। सरिता ने मना कर दिया, भाभी मैं ये सब नहीं पहन पाऊंगी। मैं अपनी लहंगा साड़ी पहन लूंगी, मुझसे ये सब नहीं पहना जाएगा। भाभी, हम भी क्या गवार को मार्केट ले आए। हम तो आपको पहले ही कह रहे थे कि हमारे जैसी विदेशी कभी नहीं बन सकती है। तभी तो बाबूजी ने इसे आज तक विदेश में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा। हम 5 में कुछ खास बात तो है, इसीलिए हम यहाँ पर सेटल हो गए, पर इसके बस की बात नहीं है विदेश में रहना। मोना भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रहने दो, इसे कुछ मत खरीद कर दो। क्या हम 5 वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे और ये अपनी गंवारों वाली साड़ी? छोड़ो ना, फालतू की बहस करके अपना मूड क्या खराब करना। रहने दो। सरिता, तुम घर चलो, तुम्हें जो पहनना वही पहनना। तुम्हें समझाना बेकार है। तुम कभी विदेशी बन ही नहीं सकती। पर इतना याद रहे, जो मर्जी पहनना, मेरी बेटी की शादी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपना ये गवारपन अपने तक ही रखना। अब घर चलते हैं। नैन्सी के ससुराल वाले आ गए होंगे। हम लोग नहीं दिखेंगे तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। नैन्सी की सास को देखना कितनी मॉडर्न बनकर रहती है। देखती रह जाओगी तुम सरिता। सरिता ज्यादा कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। उसे जो ठीक लगा उसने वही किया। उससे इस तरह की ड्रेस नहीं पहनी जाती, इस वजह से उसने खरीदी ही नहीं। उसने सोचा कि वो जो लहंगा साड़ी लाई है वो वही पहनेगी। नैन्सी के ससुराल वाले आ चुके थे। नैन्सी की सास थोड़ी परेशान थी। क्या हुआ दीपा जी, आप थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं? सब ठीक तो है ना? सुबह से अपना बीपी हाई करके बैठी है। जो इंडियन डांस सिखाने के लिए लड़की को कहा था वो एंड टाइम पर धोखा दे गई। अब इंडिया से अपनी बहन के हाथ बहुत सुंदर हैवी लहंगा चोली मंगवाया है। संगीत की रात वही पहनने का इरादा था इनका। अब सारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि इन्हें और इनके खास रिश्तेदारों के ग्रुप को डांस सिखाने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से सुबह से परेशान है ये मैडम। अब इतनी जल्दी कोई इंडियन डांस सिखाने के लिए
कोरियोग्राफर मिलेगा भी नहीं। मम्मी जी, आप मूड खराब मत करो। आपने लहंगा मंगवाया है? हाँ और क्या, मेरा वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मन नहीं था। इकलौते बेटे की शादी है, मेरा मन था कि मैं अपने भारतीय परिधान पहनूं, इसीलिए मैंने शादी के लिए लहंगा, साड़ी, सूट्स वगैरह तैयार करवाए हैं। नैन्सी की सास के मुंह से ये सब सुनकर सरिता की पांचों जेठानियों का मुंह शर्म से झुक जाता है। कुछ देर पहले वो अपनी वेस्टर्न ड्रेस पर जितना घमंड कर रही थी, वो चकनाचूर हो गया। सास भी अपनी बहुओं को देख रही थी। दीपा जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आप सबको डांस तैयार करवा सकती हूँ। मैं आप सबको तरह तरह के डांस तैयार करवा दूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा लहंगा मंगवाना बेकार नहीं जाएगा। सचमुच मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप हमें डांस तैयार करवा दो। सरिता बहुत अच्छा डांस करती है, ये बात मुझे भी पता है। सरिता, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी बहू। माँ जी, मेरे गांव में नृत्य प्रतियोगिताओं में मैंने बहुत से पुरस्कार जीते हैं। शायद आज वही नृत्य का हुनर मेरे काम आएगा। चाची, आप तो बहुत बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आपने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू चाची। चाची, आप मुझे और अंकित को भी कपल डांस तैयार करवा देना, मेरा बहुत मन है। अरे, मेरी प्यारी भतीजी की शादी है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। क्यों नहीं, जरूर, पर इसमें सूरज जी को मेरी मदद करनी होगी और नैन्सी के साथ साथ मैं अपने सभी भतीजे भतीजियों को शादी वाला डांस सिखाऊंगी। थैंक यू चाची। थैंक यू चाची। थैंक यू सो मच चाची। अब जब सब डांस सीख रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी डांस परफॉर्मेंस तैयार करेंगे। हमें भी सिखाओगी ना सरिता? बिल्कुल भाभी, जरूर। संगीत की रात खूब धूम मचेगी। सरिता की बात सुनकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। कुछ ही पलों में सरिता सबको अपना बना लेती है। संगीत का फंक्शन इतना सुंदर लग रहा था कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सरिता की कोशिश और मेहनत ने सबके चेहरों पर खुशी ला दी थी। विदेश में भी देसी बहू ने अपनी संस्कृति की छाप छोड़ दी थी। सबकी डांस परफॉर्मेंस होती है। सरिता ने सबको बहुत अच्छा डांस सिखाया था। संगीत का फंक्शन बहुत अच्छे से होता है। अगले दिन धूमधाम से नैन्सी की शादी होती है। सब मिलजुल कर नैन्सी को विदा करते हैं। कुछ दिन और विदेश में रहने के बाद ढेर सारे प्यार के साथ सरिता अपनी सास और पति सूरज के साथ वापस भारत लौट आती है। अब तुरंत जाकर ये खुशखबरी अर्पिता को सुनाती हूँ। ये है साक्षी, जो मिठाई का डिब्बा लिए उस छोटे से घर के अंदर आती है, जहाँ घर में साक्षी की बचपन की सहेली अर्पिता अपने गरीब माता पिता साधना और अजीत के साथ बैठी थी। अरे साक्षी, तू डफर कहीं की, अब जल्दी से अपना मुंह खोल, मुझे तेरा मुंह मीठा करवाना है। अब बताएगी भी कि किस खुशी में मिठाई खिला रही है। हाँ साक्षी बिटिया, क्या खुशखबरी है? काकी जी, अर्पिता, मेरा ना रिश्ता तय हो चुका है और 8 दिन बाद ही मेरी शादी है। क्या? 8 दिन बाद तेरी शादी होने वाली है और मुझे इस बात की खबर ही नहीं? मुझे भी कुछ पता नहीं था अर्पिता, वो तो पिताजी ने अचानक से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो छोड़, तू कल से मेरे घर आ जाना, हमें शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। साक्षी, एक समस्या है, जब तेरी शादी है ना उसी समय मुझे शहर की एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है और इस नौकरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। क्या तू मेरी शादी में नहीं रहेगी? अरे नहीं नहीं अर्पिता, तू ये इंटरव्यू कैंसिल कर दे। साक्षी बिटिया, तू तो जानती है ना, हम जैसे गरीबों ने कितनी मुश्किलों का सामना करके अपनी बेटी अर्पिता को पढ़ाया है। अगर अर्पिता को ये नौकरी नहीं मिली तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ साक्षी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी बहन से बढ़कर सहेली की शादी में नहीं रह पाऊंगी, पर बहन तू भी मेरी मजबूरी समझना। अच्छा ठीक है। थोड़े समय बाद साक्षी वहां से चली जाती है। अर्पिता एक छोटे से गांव में अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। साक्षी और अर्पिता दोनों बचपन की सहेलियां हैं। हाल ही में अर्पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इधर साक्षी उसी गांव में अपने घर में आती है, जहां घर में साक्षी के माता पिता हरीश और मेनका थे। हरीश उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है। साक्षी, अच्छा हुआ तू आ गई। चल, हमें तेरे लिए शादी का जोड़ा लेने जाना है। माँ, कल अर्पिता आएगी तो हम उसी के साथ कपड़े खरीदने चले जाएंगे। साक्षी अर्पिता के बिना कोई काम नहीं करती थी। बहरहाल 8 दिन यूं ही गुजर जाते हैं और साक्षी की शादी शहर में रहने वाले हरीश के दोस्त मनदीप के बेटे महेश के साथ हो जाती है। शादी के बाद साक्षी शहर में अपने ससुराल चली आती है। साक्षी के ससुराल में उसका पति महेश, सास ससुर मनदीप, अनुजा और देवरनंद रोहन और कविता थे। महेश और रोहन उसी शहर की कंपनी में नौकरी करते हैं। वाह वाह वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है।
माँ बहुत थकान लग रही है, चलिए ना सब सो जाते हैं। हाँ, थकान तो सच में हो गई है। तभी सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगी। साक्षी अपने ससुराल में एक संस्कारी बहू बनकर अपने बहू होने के सारे फर्ज बड़े अच्छे से निभाने लगी। एक दिन दोपहर में रोहन कंपनी के बाहर पार्क में खड़ा महेश की राह देख रहा था। ये महेश भाई अब तक आए क्यों नहीं? तभी रोहन के पास साक्षी की सहेली अर्पिता आती है। अर्पिता उसी शहर की उसी कंपनी में नौकरी करती है। हाय, आप रोहन जी हो ना? हाँ, आप मुझे कैसे जानते हो? मैंने आपके ऑफिस के बाहर आपका नाम देखा था। मेरा नाम अर्पिता है, मैंने कुछ दिन पहले इस कंपनी में नौकरी ज्वाइन की है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी अर्पिता रोज की तरह कंपनी के पार्क में बैठकर टिफिन खाने लगती है। रोहन जी, आप खाना नहीं खा रहे हो? मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ। उनके पास ही हमारा टिफिन है। पता नहीं कहाँ रह गए वो। शायद आपके भाई साहब किसी काम में अटके होंगे। आइए आप मेरे साथ मेरे टिफिन से खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? इसमें तकलीफ कैसी रोहन जी, खाइए ना। तभी अर्पिता के बार बार कहने पर रोहन अर्पिता के साथ बैठकर उसके टिफिन से खाना खाने लगता है। महेश अब तक बाहर नहीं आया था। तभी रोहन अर्पिता दोनों खाना खाते खाते एक दूसरे को अपने बारे में सारी बात बताते हैं। क्या कहा? साक्षी आपकी भाभी हैं? अरे साक्षी तो मेरी बचपन की सहेली है। इसका मतलब साक्षी की शादी आपके भाई महेश जी से हुई है? ये तो कमाल हो गया। भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी अर्पिता। शाम का समय। अर्पिता शहर में ही एक किराए के मकान में रहती है। तभी रोहन अर्पिता को अपने घर लेकर आता है और अर्पिता साक्षी को सारी बात बताती है। क्या अर्पिता, तू रोहन भाई और इनके साथ ही कंपनी में काम करती है और मुझे पता ही नहीं था। तभी साक्षी अर्पिता को अपने ससुराल वालों से मिलवाती है और सबकी खूब खातिरदारी करती है। रात का समय। अच्छा साक्षी, अब मैं चलती हूँ। समय मिला तो फिर कभी आऊंगी तुझसे मिलने। अर्पिता जी, अब तो आपका आना जाना इस घर में लगा ही रहेगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तभी अर्पिता रोहन के साथ अपने रूम पर चली जाती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अब अर्पिता रोहन के साथ रोज रोज काफी समय बिताने लगी और रोज साक्षी से मिलने उसके ससुराल जाने लगी। अब इन सबसे एक दिन रोहन अर्पिता दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक शाम अर्पिता और रोहन के कमरे में बैठे थे। तभी महेश रोहन के कमरे में आता है। रोहन, मैं जरा तेरे वॉशरूम होकर आता हूँ। वो क्या है ना, मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। हाँ भैया, जाइए ना। रोहन जी, आप कब अपने प्यार के बारे में अपने परिवार वालों को बताएंगे? 1-2 दिन में बता दूंगा मैं अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। रोहन कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़े समय बाद महेश बाथरूम से बाहर आता है। अरे अर्पिता जी, आप अकेले क्यों बैठे हो? चलिए हम बाहर सबके साथ बैठते हैं। तभी अर्पिता महेश बातें करते करते एक साथ रोहन के कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी साक्षी उन्हें देख लेती है। महेश जी, अर्पिता के साथ रोहन भाई के कमरे में क्या कर रहे थे? रोहन भाई तो यहाँ है, फिर अर्पिता और महेश जी दोनों कमरे में अकेले क्या कर रहे थे? दोनों को देखकर साक्षी के मन में शक बैठ जाता है। तभी अर्पिता महेश के साथ खूब हंसी मजाक करती है। ये देखकर साक्षी के दिल में और भी ज्यादा गलतफहमी घर करने लगती है। अर्पिता महेश जी के साथ इतनी, कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महेश जी तो मुझसे प्यार करते हैं, वो अर्पिता के साथ कैसे? पर अर्पिता और महेश जी जिस अंदाज में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, ये देखकर तो यही लग रहा है जैसे इनके बीच कुछ है। अर्पिता, तुझे जाने में देर नहीं हो रही है? हाँ, काफी समय हो गया है मुझे। तभी रोहन अर्पिता को लेकर चला जाता है। अब इधर साक्षी रात भर उसी बात को लेकर परेशान रहने लगी। अगले दिन सवेरे तभी रोहन अपने परिवार को अर्पिता और अपने प्यार के बारे में बताता है। क्या सच में? अर्पिता तो बड़ी प्यारी बच्ची है रोहन, तू चिंता मत कर, अब तेरी शादी अर्पिता के साथ ही होगी। अरे बाप रे, ये अर्पिता तो हमेशा के लिए इस घर में आ रही है। इसका मतलब अब तो वो रोज रोज महेश जी के साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं। माँ जी, अर्पिता तो कितनी गरीब है। रोहन भाई को तो अच्छी से अच्छी अमीर घराने की लड़की मिल सकती है। बहू, हमें अर्पिता की गरीबी से क्या लेना देना है? अर्पिता जैसी संस्कारी लड़की हमारे रोहन को कहीं नहीं मिलेगी।
मैं सब समझती हूँ, ये सब अर्पिता ने जानबूझकर किया है। अर्पिता महेश जी को पाने के लिए इतना नीचे गिर गई कि वो मेरे देवर से शादी करने जा रही है। अब साक्षी तो कुछ और ही समझ रही थी। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद अनुजा रोहन अर्पिता की शादी बड़ी धूमधाम से करवाकर साक्षी की सहेली को उसकी देवरानी बनाकर अपने घर ले आती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे अर्पिता बहू, आज अपने हाथों से सबके लिए खाने की व्यवस्था कर। हम भी तो देखे तेरे हाथों के बने खाने में कैसा स्वाद है। जी माँ जी। अर्पिता, अब देख कैसे मैं तेरा जीना मुश्किल करती हूँ। थोड़े समय बाद साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाती है तो अंदर रसोई में अर्पिता महेश को पानी दे रही थी। ये देखकर साक्षी के मन में और शक बैठ जाता है। ये सब क्या है महेश जी? मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरी सहेली अर्पिता से इश्क लड़ा रहे हो। ये सुनकर अर्पिता और महेश के होश उड़ जाते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना साक्षी, सोच समझ के बात करो। साक्षी, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे सामने ये नाटक मत कर, समझी तू? तू क्या समझती है कि मैं तेरी चाल समझती नहीं हूँ? मेरे पति पर डोरे डाल रही है तू? तुझे शर्म नहीं आती? मेरे ही घर में मेरे पति के साथ तू इश्क लड़ा रही है। मेरे पति से तेरी शादी नहीं हो पाई तो तूने मेरे देवर से शादी का नाटक करके इस घर में प्रवेश किया ताकि तू मेरे पति के साथ इश्क लड़ा सके। पर मैं तेरी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। चल निकल यहाँ से। तभी साक्षी अर्पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगती है। साक्षी बहू, ये क्या कर रही है? साक्षी, छोड़ो अर्पिता को। साक्षी, छोड़ो मुझे। तभी रोहन वहां आता है तो साक्षी रोहन को सारी बात बताती है। भाभी, महेश भाई और अर्पिता के बीच कुछ नहीं है। अर्पिता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। क्या? इसका मतलब वो मेरी गलतफहमी थी। अरे अर्पिता, मुझे माफ कर दे, वो मुझे गलतफहमी हो चुकी थी। तभी अर्पिता साक्षी को माफ कर देती है। उसके बाद साक्षी के मन से हमेशा के लिए शक खत्म हो जाता है और वो अपनी सहेली अर्पिता के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वृंदा का 2 बेटियों के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। बड़ी बेटी सुनैना ने एक अमीर लड़के आकाश से लव मैरिज कर ली और वो शहर में रहने लगी। कुछ समय पहले संजोग से वृंदा की छोटी बेटी वर्षा की शादी भी उसी शहर में एक साधारण परिवार में हो गई, जिस शहर में उसकी बड़ी बहन ब्याही थी। काफी समय से वृंदा अपनी दोनों बेटियों से मिली नहीं थी, इसलिए इस बार वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए शहर जा रही थी। रामलाल, देख, बेटियों के घर जा रही हूँ। बढ़िया लड्डू और मठरी बना कर देना। देसी घी में कोई कमी मत छोड़ना। शहर से लौटकर पूरे पैसे दूंगी। चिंता मत करो वृंदा बहन, मिठाई में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारी बेटियों के ससुराल वाले तारीफ के पुल बांध देंगे। मैं ऐसी मिठाइयाँ तैयार करके दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, चलो, जब मिठाइयाँ तैयार हो जाएं तो मुझे घर दे जाना। मुझे कल सुबह की बस से निकलना है। अगले दिन सुबह की बस से वृंदा शहर में रहने वाली अपनी बड़ी बेटी सुनैना के घर पहले जाती है। वृंदा ने अपनी दोनों बेटियों को नहीं बताया था कि वो आने वाली है। अचानक अपनी माँ को आया देख उसकी बड़ी बेटी सुनैना का मुंह बन जाता है। माँ, तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि मैं तुझे अचानक से आकर आश्चर्यचकित कर दूंगी। मेरा आना अच्छा नहीं लगा बेटी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। वो तुम तो जानती हो मैं इतने बड़े परिवार की बहू हूँ। हमारे घर में बड़े बड़े मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अब अचानक से तुम आ गई हो तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा ना। आज आकाश जी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता भिजवा रही हूँ। माँ, एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो, मैं रामू के हाथ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ बिटिया, पहले तुम दामाद जी के दोस्तों को देखो। मैं तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ और चाय नाश्ते की चिंता मत करो। मैं अपने साथ पराठे और अचार बांध कर लाई थी, मुझे इतनी भूख नहीं है। अरे सुनैना, याद आया, मैं तुम्हारे लिए रामलाल हलवाई के बेसन के लड्डू और मठरी लाई हूँ, तुम्हें पसंद। माँ, मैंने तुमसे कहा ना कि आकाश के फ्रेंड्स आए हुए हैं। ये फालतू बातें मैं बाद में करूंगी, अभी तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो। और हाँ, ये तामझाम यहाँ मत खोल देना। सुनैना की बातें सुनकर वृंदा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप उसके कमरे में जाकर बैठ गई। अगले 2 घंटे तक कमरे में कोई भी नहीं आया। किसी ने एक गिलास पानी भी वृंदा को नहीं पूछा। काफी देर बाद सुनैना का पति आकाश कमरे में आया तो उसने वृंदा को वहां बैठे देखा। अरे माँ जी, आप कब आए? आप प्रणाम। बस जीते रहो बेटा, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। सुनैना ने यहाँ बैठने के लिए बोला था।
वो आपके दोस्त आए हुए थे इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, बस अभी अभी गए हैं। मेरे दोस्त की आज शादी की सालगिरह है। सॉरी माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आई हुई हो। क्या करूँ, इतने सारे काम में कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा माँ, मैं कह रही थी कि तुम रामू से कहकर कुछ खाने का बनवा लेना। मम्मी जी होते तो आपका साथ हो जाता, वो भी अपनी बड़ी बहन के घर गई है। तभी तो मैं कह रही थी कि आप बता कर आती, आप बिना बताए आ गई। रामू, माँ को चाय नाश्ता दे दो, फिर रात का खाना। नहीं नहीं बेटा, मैं वैसे भी एक ही दिन के लिए आई हूँ। सोच रही हूँ रात वर्षा के घर रुक जाऊं। तुमसे और दामाद जी से तो मिल ही ली हूँ। बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? बच्चे भी मम्मी जी के साथ गए हैं। वो 2 दिन की छुट्टियां थी ना, इसलिए। माँ, मैं तैयार हो जाऊं, बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ जरूर। दामाद जी, ज्यादा कुछ तो नहीं लाई मैं। ये शगुन के थोड़े पैसे मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो। सुनैना, सबके लिए लड्डू और मठरी लाई थी, खा लेना। बच्चों को मेरा प्यार देना। ये एक लिफाफा तुम रखो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। क्या माँ, तुम आज भी 101 रुपए का लिफाफा देती हो? एक काम करो, ये लिफाफा वर्षा को दे देना, उसे पैसों की जरूरत रहती है। आकाश, तुम भी पैसे माँ को लौटा दो, दिनेश को देने के काम आएंगे। हाँ हाँ। अरे ऐसे क्यों बेटा, ये तो तुम दोनों के लिए। सुनैना, सुनो तो बिटिया। माँ, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, मुझे रेडी होकर आकाश के साथ निकलना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन सकती। और हाँ, अगर खाना खाने का मन हो तो खाकर चली जाना, वरना रामू से कहकर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना बताए चले जाओ और घर का गेट खुला रहे। आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं है। कितने अरमानों से वृंदा अपनी बड़ी बेटी सुनैना से मिलने आई थी, पर सुनैना ने आज जिस तरह का बर्ताव किया, उससे वृंदा को बहुत दुख हुआ। उसने बड़ी बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया, बस नौकर से कहकर घर से बाहर निकल आई। वृंदा की आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगी कि अब बड़ी बेटी के घर तो मैं इस तरह से मिलकर आई हूँ, अब छोटी बेटी के घर कैसे जाऊं? वृंदा सड़क पर चलते चलते अभी सी सोच में थी कि तभी उसके आगे एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। ऑटो रिक्शा दिनेश का था, क्योंकि दिनेश ऑटो रिक्शा चलाता था। माँ जी, आप यहाँ सड़क पर आपको देखकर मैं बहुत अचंभित हूँ। आप शहर आए हो और आपने बताया तक नहीं। आओ यहाँ ऑटो में बैठो, धूप तेज है। अब बस मैं वर्षा से मिलने ही जा रही थी, सोचा पहले सुनैना से मिल लूं। सुनैना से मिलकर वापस लौट रही थी। अच्छा, तो ये बात है। चलो फिर तो बहुत खुशी की बात है। वर्षा आपसे मिलेगी तो बहुत खुश होगी। आप ऑटो में बैठो, मैं सामने की दुकान से ठंडा पानी लाता हूँ। दिनेश दौड़कर सामने की दुकान से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता है और वृंदा को देता है। दिनेश ऑटो में चलते चलते वृंदा से बातें करता रहा। वृंदा के चेहरे पर थोड़ी उदासी और थोड़ी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद दिनेश वृंदा को लेकर घर पहुंचता है। माँ, तुम अचानक कितने समय बाद तुम्हें देख रही हो। माँ, तुम नहीं जानती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हो गई थी। मैं तो इनसे कब से कह रही थी कि मुझे माँ से मिलवाने ले चलो, पर आज तुम्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम अचानक आई और मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता है तुम पहले सुनैना दीदी से मिलने गई होगी। मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मेरा नंबर बाद में आता है। हाँ, ये तो सच है, मैं पहले सुनैना से ही मिलने गई थी, बस वहां से ही आ रही हूँ। फिर तो तुमने वहां पर ढेरों पकवान और मिठाइयाँ खा ली होंगी। अब मेरे घर की रूखी सूखी थोड़ी खाओगी। वैसे बताओ ना माँ, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं? वृंदा ने एक ठंडी आह भरी और धीरे से बोली, एक कप अदरक वाली चाय बना दे, घुटनों में बहुत दर्द है। माँ, हाँ हाँ, चाय तो मैं बना ही रही हूँ। सुनो, माँ के लिए बाजार से समोसे ले आओ। लगता है माँ ने कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, आज समोसे नहीं, रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी चाय के साथ खाएंगे। रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी? माँ, मैं ये कब से खाने के लिए तरस रही थी। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। वर्षा कुछ कुछ समझ तो गई थी, पर उसने पूछना सही नहीं समझा। उसे पता था कि अगर वो पूछेगी तो माँ को दुख होगा, इसलिए वो अपनी माँ के चेहरे पर जितनी खुशी ला सकती थी उतनी लाने की कोशिश कर रही थी। इसमें दिनेश भी उसका साथ दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक वृंदा अपनी छोटी बेटी और दामाद के पास ही रही। दोनों ने उसे पूरा शहर घुमाया, शॉपिंग करवाई, अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद कर दी। जितना उन दोनों से बन पड़ता था उन दोनों ने किया। जाते जाते वृंदा ने अपने आप से एक फैसला लिया। वृंदा ने गांव वापस जाते ही अपना घर और जमीन अपनी छोटी बेटी वर्षा के नाम कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बड़ी बेटी बहुत अमीर है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर वो उसे कुछ देगी भी तो उसकी बड़ी बेटी उसे दुत्कार देगी। कहते हैं जिस चीज की जिसे जरूरत होती है वही उस चीज की कदर करता है। वर्षा का दिल बहुत बड़ा था और उसे कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत भी थी, इसलिए वृंदा ने
अपनी छोटी बेटी वर्षा की मदद करना ही सही समझा और अपनी जमीन जायदाद की मालकिन अपनी छोटी बेटी वर्षा को बना दिया।